गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, अपन ने आपसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड के लिए अपन ने किसी कंटेनर में किसी पॉइंट पर फ्लूइड के कारण क्या प्रेशर भी निकाल लिया था। ठीक है। अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि फ्लूइड तो स्टैटिक है, पर कंटेनर क्या कर रहा है, अपन का मोशन कर रहा है, या फिर कंटेनर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उन सब के लिए अपन ने क्या कंडीशन निकाल ली थी। नेक्स्ट इसमें अपन का टॉपिक आता है डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है। या फिर बहता हुआ फ्लूइड। भाई, मैंने आपको फ्लूइड के बारे में दो चीज़ बताई थी कि फ्लूइड दो तरीके से हो सकता है। एक तो स्टैटिक फ्लूइड हो सकता है, मतलब रेस्ट में, और एक कौन सा हो सकता है, डायनेमिक, मतलब बहता हुआ फ्लूइड। तो दूसरा है अपन का डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है। डायनेमिक फ्लूइड में स्टूडेंट अपन सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपन का आइडियल फ्लूइड। दो दो तरीके के अपन फ्लूइड होते हैं, एक तो आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड। ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा? तो आइडियल फ्लूइड जो होता है स्टूडेंट, उसके लिए ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो कैसा होता है? नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। नॉन विस्कस का मतलब जिसका फ्रिक्शन कितना होता है? जीरो। जैसे कि अपन ऑयल लेते हैं, ऑयल में माना कि मैं किसी चीज़ को गिराऊं, तो बताओ ऑयल में जो कोई चीज़ को गिरा रहे हैं तो वो चीज़ अपन की फ्रीली नीचे जाएगी, या फिर ऑयल उसको नीचे जाने के लिए, नीचे जाने से रोकेगी? तो ऑयल जो होती है वो क्या करती है? रजिस्ट करती है। मतलब ऑयल जो है वो किसका काम करती है, कर रही है? फ्रिक्शन का काम कर रही है। ऑयल में फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन लेस नहीं होती है। तो मैं बोल रहा हूँ आइडियल फ्लूइड की जो पहली प्रॉपर्टी वो कौन हो गया अपन की? नॉन विस्कस फ्लूइड हो गया। कैसा फ्लूइड हो गया? नॉन विस्कस फ्लूइड। तो पहला जो है वो तो क्या होता है अपन का? नॉन विस्कस फ्लूइड। फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन कितना होता है? जीरो। दूसरा होता है कि आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है उस फ्लूइड की हमेशा डेंसिटी कैसी रहती है अपन की? कांस्टेंट। तीसरा अपन का आइडियल फ्लूइड जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? माना कि ये अपन का कोई पाइप है, इस पाइप में मैंने स्टूडेंट दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। देखो, तो ए पॉइंट पर जो भी पार्टिकल होंगे उन सबकी स्पीड कितनी होगी अपन की? 10 मीटर पर सेकेंड है। और बी पॉइंट पर जो अपन के सारे पार्टिकल होंगे, लिक्विड के जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं, सबकी स्पीड कितनी होगी अपन की? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट पर सभी पार्टिकल की जो स्पीड है हमेशा कैसी रहती है? सेम। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 10 हो, 15 भी हो सकती है, पर सभी पार्टिकल की स्पीड कैसी रहती है? टाइम के साथ कांस्टेंट। और इस वाले पॉइंट पर भी माना कि सभी पार्टिकल की स्पीड कैसी रहती है? कांस्टेंट। तो उस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। और ये जो अपन की प्रॉपर्टी है कि टाइम के साथ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, इसको अपन बोलते हैं क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो तीन प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। कौन कौन सी? एक तो मिल गई अपन को आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा? नॉन विस्कस फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, और कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक लाइन इसमें लिख लीजिए। देखो, स्टेडी फ्लो आल्सो नोन एज ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, स्टेडी फ्लो का मतलब है फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी, वेलोसिटी, ये सब टाइम के साथ कैसी है अपन की? कांस्टेंट। ये टाइम के साथ क्या चेंज नहीं हो रही है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। ठीक है ना। तो स्टेडी फ्लो जो होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे होते हैं अपन के? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है ना। अगला टॉपिक डालिए आप। ये तो आइडियल फ्लूइड की अपन की प्रॉपर्टी हो गई। अगला अपन का रियल फ्लूइड। अगला अपन का रियल फ्लूइड। लिखो रियल फ्लूइड के बारे में आप लोग। देखो, ए फ्लूइड, ए फ्लूइड विच possess a fluid which possess viscosity is known as a real fluid, is known as a real fluid। दूसरा पॉइंट लिख लो इसी में ही। all fluids in real life, all fluids in real life is a real fluid। अगला पॉइंट लिख लो, रियल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल फ्लूइड, रियल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है। तो रियल फ्लूइड कौन से होंगे? जिनके पास विस्कोसिटी होगी, कंप्रेसिबल होंगे, इन सबको अपन क्या बोलेंगे? रियल फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट अपन का टॉपिक है पास्कल लॉ।
नेक्स्ट टॉपिक अपन का पास्कल लॉ, इसके बारे में देखिए। देखिए पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पास्कल लॉ कैसा होता है। इट स्टेट दैट इफ एनी प्रेशर इज अप्लाइड at in a particular portion in a fluid then this pressure distribution everywhere in the fluid। मतलब किसी भी पॉइंट पर अपन यदि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है अपन का फ्लूइड में एवरी पॉइंट पर क्या हो जाता है अपन का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल से देखो आप लोग इसको। ये कोई कंटेनर है, इसमें रो डेंसिटी वाला अपन का क्या लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और ये वाली जो सरफेस है अपन की, इस वाली सरफेस पर मैं एक्सटर्नल प्रेशर क्या लगा रहा हूँ मैं बाहर से पी, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको सेम लेवल पर ये दो पॉइंट बी दिए हैं, तो देखो पॉइंट ए पर जो अपन का प्रेशर होगा, पॉइंट ए पर प्रेशर क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो पास्कल लॉ से वो पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, पॉइंट ए और बी पर। ठीक है, तो कितना हो गया पी नॉट प्लस एक अपन का क्या है, इस फ्लूइड के कारण भी प्रेशर होगा, वो कितना होगा रो जी एच। और इम्पोर्टेंट चीज जो है पास्कल लॉ में वो क्या की, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अपन अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है अपन का फ्लूइड के अंदर हर एक पॉइंट पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी पी हो गया, यहाँ पर भी पी हो गया, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी। तो बताओ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक और प्रेशर अपन का ट्रांसफर होके आया है वो कौन सा अपन का, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये वाला। ऐसे देखो पॉइंट बी पर जो अपन का प्रेशर है वो कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस कितना हो जाएगा पी। ठीक है, यदि सेम लेवल पर लिए हैं, माना कि यहाँ पर मैं कोई ले लेता तब भी उसमें कौन कौन से दोनों ट्रांसफर होके आते हैं ऊपर से पी नॉट और पी। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया कि पास्कल लॉ जो होता है उसमें क्या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एवरी डायरेक्शन में, कैसा सेम तरीके से। ठीक है, ये P अपन ने अप्लाई किया तो P यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर और कौन ट्रांसफर होके आ गया अपन का ये वाला P। जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन का ट्रांसफर होके आ रहा है उसी तरीके से अपन का कौन सा वाला आ गया, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अपन ने अप्लाई किया ये। ठीक है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखो लिख लो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके। माना कि ये कोई अपन का कंटेनर है, देखो यहाँ पर जस्ट ये जो अपन ने लगाया है ये पिस्टन टैप में, इसके जस्ट नीचे कौन सा पॉइंट है ए, और इसमें अपन का ये क्या भरा हुआ है फ्लूइड। ठीक है, ये जैसे उल्टा रखा हुआ है पर मैंने आपको ऐसा बता दिया, यहाँ पर कौन है अपन का पॉइंट ए बी, और ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है कितनी है जेड। इधर से मैं माना कि फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कितना एफ, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो कितना है स्टूडेंट ए। तो आपको बताना है पॉइंट ए पर क्या प्रेशर होगा, तो पॉइंट ए तो इसके जस्ट नीचे, तो बताओ पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, इसके कारण जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा वो वाला होगा। तो पॉइंट ए पर तो प्रेशर हो गया कितना पी ए बराबर कितना एफ बाई ए। और इस तरीके से पॉइंट बी पर यदि प्रेशर निकालूं तो देखो पास्कल लॉ से ये वाला जो प्रेशर है ये फोर्स एफ के कारण कितना एफ बाई ए, ये भी ट्रांसफर होके जा रहा है यहाँ पर, और ये जो फ्लूइड है इसके कारण भी होगा। तो पॉइंट बी पर जो अपन का प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा एफ बाई ए प्लस कितना रो जी जेड। ये रो जी जेड किससे आया, पी बराबर रो जी एस से, लिक्विड के कारण होता है भाई। ये ऐसे होता तो जी मैंने मान लिया कितना है, एक्सलेशन मैंने मान लिया कितना है जी, इसको माना कि मैं वर्टिकल रख देता हूँ। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, पॉइंट बी पर ए से कितना प्रेशर ज्यादा है अपन का रो जी जेड। तो ये भी आप एग्जाम्पल में लिख लो, एक नोट डाल के लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो लिख लो किस में एप्लीकेशन एप्लीकेबल है ये अपन का पास्कल लॉ, किस में यूज किया जाता है इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उसमें अपन पास्कल लॉ को क्या करते हैं यूज करते हैं। देख लो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज टू राइज ए हैवी लोड सच एज कार ट्रक etc। तो पास्कल लॉ का जो यूज कर रहे हैं अपन किस में कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं अपन हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिस मशीन का यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, ये कैसे काम करती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए वर्क कैसे करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरीके की होती है। ठीक है, ये इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है। इधर वाला जो एरिया होता है A1, इसको अपन जनरली बोलते हैं क्या, प्लंजर। और ये प्लंजर का जो एरिया होता है वो मैंने मान रखा है A1। और जिस पर अपन को हैवी लोड को उठाना होता है, लिफ्ट कराना होता है, उस हैवी लोड को जिस चीज़ पर रखते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, रैम। और रैम का एरिया मैंने कितना माना हुआ है, A2। जनरली रैम का एरिया इस प्लंजर के एरिया से क्या होता है अपन का, ज़्यादा। अब देखो वर्क कैसे करता है। माना कि इस कार को मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है। लिफ्ट करना है मतलब मुझे इसके लिए ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर माना कि मैंने एक स्मॉल फोर्स F अप्लाई किया। स्मॉल फोर्स F अप्लाई का मतलब इधर जो अपन का प्रेशर हो जाएगा प्लंजर की साइड में, कितना हो जाएगा, F अपॉन कितना, A1। अब देखो अपन का पास्कल लॉ क्या बोलता है कि ये जो प्रेशर है ये, ठीक है, हर एक पॉइंट पर कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये एफ अपॉन ए वन यहाँ पर भी आ गया, एफ अपॉन ए वन इधर भी आ गया, एफ अपॉन ए वन लिक्विड में यहाँ पर भी आ गया, एफ अपॉन ए वन लिक्विड में यहाँ पर भी आ गया। मतलब इधर जो अपन का ये प्रेशर लग रहा है रैम पर, वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है अपन की, P1। P1 का मतलब कितना है, एफ अपॉन कितना, A1। ठीक है, ये जो ट्रांसफर हो क्या आया अपन का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ अपन का। ठीक है, सेम तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितना है उतना ही, वो कौन से वाले लॉ से हो रहा है अपन का, पास्कल लॉ से। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है, वो उसके अनुसार जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो अपन का इस लिक्विड में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना, बताओ इसमें किसी को दिक्कत। तो ये जो अपन का प्रेशर है F/A1, ये अपन का यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होके और रैम तक पहुंच गया। तो रैम पर ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा हो कितना है, F अपॉन A। और फाइनली इस प्रेशर से यदि मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो फोर्स ऑन रैम, बताओ कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन रैम निकालेंगे कैसे, प्रेशर इनटू क्या है, एरिया ऑफ रैम। ठीक है, एरिया ऑफ ए रैम। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है अपन की, F अपॉन A1। और एरिया ऑफ ए अपन का रैम कितना, A2। तो फाइनली रैम पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा हो कितना है, F अपॉन A1 इंटू कितना, A2। ये अपन का फोर्स लग रहा है। और मुझे पता कि A2 इज ग्रेटर देन क्या, अपन का A1। तो फाइनली रैम पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू देखो F से कैसी है अपन की, ज्यादा। तो F रैम इज ग्रेटर देन क्या अपन का, F। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि मैं स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइनली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है अपन का, लार्ज। उस लार्ज फोर्स के कारण ये कार क्या करती है, आसानी से लिफ्ट कर जाती है। तो इस तरीके से अपन की हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करती है, काम करती है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो काम कर रही है वो कौन से वाले प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पास्कल लॉ पर बेस्ड है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। तो ये आप अच्छे से समझ लेना कि जिस माना कि मुझे कार को या ट्रक को लिफ्ट कराना, तो जिधर मैं लिफ्ट कराने के लिए रख रहा हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट पर, उस वाले पोर्शन का एरिया कैसा होता है अपन का, ज़्यादा कंपेयर टू दूसरे के। ठीक है, तो इस पर काफ़ी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी बार नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो सिंपली अपन को ये क्या करना है, यहाँ से प्रेशर निकालना है, वो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना है, और एरिया से मल्टीप्लाई करा के मुझे क्या करना है, फोर्स करना है। बताओ इस कार को लिफ्ट कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स है, इसके mg के बराबर रिक्वायरमेंट होगी। तो काफ़ी बार आपसे क्या मैकेनिक्स जोड़ देता है, उसमें mg के अपन को इक्वल करना पड़ता है। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो इसमें पहला अपन का स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। मतलब ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें फ्लूइड की जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुई, वेलोसिटी हुई, वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे रहते हैं अपन के, कांस्टेंट। मतलब चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये बात ध्यान रखने की है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी अपन के फ्लूइड पार्टिकल आ रहे हैं सबकी स्पीड कैसी रहती है, सेम। जैसे कि मैंने वो बताया था अभी स्ट्रीमलाइन के लिए। और स्ट्रीमलाइन में मैंने आपको बोला भी था कि सबके सब स्टेडी फ्लो कैसे होता है अपन के, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या हो रहा था कि ऐसी माना की कंडीशन है, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल आएंगे उन सबकी स्पीड कैसी है, सेम। तो टाइम के साथ इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड में जो चेंज है वो कितना अपन का, जीरो। ठीक है, तो ए पॉइंट पर जो डी बी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू निकालना है, तो मुझे कितना आएगा, जीरो, पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो याद रखना पर्टिकुलर पॉइंट पर डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना होगा अपन का, जीरो। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो पॉइंट और लिख लेना कि स्टेडी फ्लो आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो।
स्टडी फ्लो आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसी में अगला डालो यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा डाल लो यूनिफॉर्म फ्लो। लिख लो इसकी डेफिनेशन। देखो, इट डिफाइन एज दैट टाइप ऑफ फ्लो is defined as that type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space। लिख लेना इसके लिए कि वेलोसिटी का जो है वो टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पर, सॉरी, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी का स्पेस में, मतलब एक्स के या वाई के या जेड के साथ जो चेंज हो कितना आएगा अपन का, जीरो। ऐसे ही तो ये तो क्या होगा अपन का यूनिफॉर्म फ्लो। दोबारा देखो, यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोल रहे हैं कि वेलोसिटी में स्पेस, मतलब एक्स वाई या जेड के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर चेंज कितना अपन का, जीरो। मतलब 9 बजे यदि मैं इस वाली जगह पर देखूं और इस वाली जगह पर देखूं 9 बजे, तो इन दोनों में जो वेलोसिटी में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू क्या है, स्पेस या एक्स, ठीक है, वो कितना अपन का, जीरो। अच्छा, यदि यही चेंज अपन का जीरो ना होता टी कांस्टेंट के लिए, ठीक है, तो ये कैसा फ्लो होता अपन का, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। लिख लेना ये भी साथ में, कौन सा फ्लो होता अपन का, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो में चेंज कितना होगा, जीरो। नॉन यूनिफॉर्म में कितना हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। देखिए, अगला अपन का लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब क्या समझ लो, माना कि ये अपन का पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में यदि अपन का फ्लूइड का फ्लो एक वेल डिफाइंड पाथ में हो रहा है, वेल डिफाइंड पाथ का मतलब इस तरीके से देखो, ये फ्लूइड के पार्टिकल एक वेल डिफाइंड पाथ में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब देखो, इस तरीके से जब फ्लो करते हैं तो ये जो अपन का पाथ है, ये पाथ कैसे हैं, देखो आपस में पैरेलल, ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड से कर रहे हैं। मतलब इस वाले जगह पर यदि मैं इस स्पीड देखूं तो सभी पार्टिकल की कैसी है, कांस्टेंट। इस वाली जगह पर देखूं तो सभी पार्टिकल की कैसी है, कांस्टेंट। और इस वाली जगह पर देखूं तो सभी पार्टिकल की कैसी, कांस्टेंट। तो इस तरीके से जब वेल डिफाइंड पाथ में अपन के फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहे होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या है, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो को और अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम सभी पार्टिकल की स्पीड कैसी रहती है, सेम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है, लिख लो इसको वीडियो पॉज करके। इसी में अगला अपन का टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। देखो, इन टर्बुलेंट फ्लो, इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग पाथ। इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग पाथ। तो देखो, फ्लो पाइप में अपन का फ्लो, फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट होगा या लेमिनार होगा, उसका पता लगाने के लिए अपन एक नंबर का यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। किसका यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगला टॉपिक डाल लीजिए, रेनॉल्ड्स
नंबर, आर ई से अपन इसको बताते हैं। ठीक है, लिख लो इसमें, बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर, बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर वी कैन डिफाइन फ्लूइड फ्लो इन पाइप। देख लेना, यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लूइड फ्लो कैसा होगा अपन का, लेमिनार। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यदि अपन की 4000 से ज़्यादा है तो फ्लूइड फ्लो कैसा होगा अपन का, टर्बुलेंट। लिख लो ये। तो पाइप में अपन का फ्लूइड फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट, वो किससे पता लगाएंगे, रेनॉल्ड्स नंबर से। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी है, 2000 से कम तो क्या होगा, लेमिनार, और 2000 से ज़्यादा है तो क्या होगा अपन का, टर्बुलेंट। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर का जो अपन का निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ही आप लोग याद रखें, रो बी डी अपॉन कितना, म्यू। रो तो क्या होती है, डेंसिटी। बी क्या होती है अपन की, फ्लूइड जो पाइप में जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो स्पीड, ये क्या अपन की स्पीड। और ये क्या है, डाया ऑफ पाइप। हाँ, ये नई चीज है, ये अपन पढ़ेंगे आगे, इसको बोलते हैं अपन विस्कोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, विस्कोसिटी कांस्टेंट। ये पूरा टॉपिक अपन ये पढ़ेंगे। तो लेमिनार, टर्बुलेंट, ये सब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड का, कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, सॉरी इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। अच्छा, यदि मैं खाली कंप्रेसिबल की बात करूं तो क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो लिख लो ये भी। इनकम्प्रेसिबल में तो क्या होता है अपन का, डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। और कंप्रेसिबल में क्या होता है अपन की, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। लिख लो ये भी। नेक्स्ट टॉपिक देख लिए, रेट ऑफ फ्लो, या फिर उसको अपन और क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। इसको किससे दिखाते हैं, क्यू से। डिस्चार्ज का मतलब किसी पाइप से पर सेकंड अपन का कितना वॉल्यूम निकल रहा है पानी का, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। ठीक है, या फिर रेट ऑफ फ्लो। तो देखो क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप। मतलब पाइप से पर सेकंड कितना वॉल्यूम अपन का निकल रहा है फ्लूइड का, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो। अच्छा, इसको अपन सिंपली जो बताते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू कितना, बी। ए क्या है, एरिया ऑफ पाइप, बी क्या है, फ्लूइड स्पीड। और इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। भाई अपन वॉल्यूम ही तो निकाल रहे हैं कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम अपन का फ्लो कर रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज। तो ये आप लोग लिख लेना, और इसका फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए डिस्चार्ज का, वो कितना होता है, क्यू बराबर ए इंटू बी। अच्छा, मुझे बताओ, यदि इसको मैं फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, इस वाली चीज़ को यदि मैं फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, रो ए बी। ठीक है, ये बी क्या अपन की स्पीड। तो ये वाली जो चीज़ मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी, मास पर सेकंड मिलेगा। देखो भाई, वॉल्यूम पर सेकंड को यदि मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मास पर सेकंड। तो मास पर सेकंड कितना होता है अपन का, रो ए बी। ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो किसी भी पाइप के सेक्शन से पर सेकंड कितना मास अपन का फ्लूइड का निकल रहा है, वो कितना होता है, रो ए बी। अगला टॉपिक डालो, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, देखो माना कि इस तरीके का अपन का कोई पाइप है। ठीक है, ये वाला जो है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये, वो कितना है, A1। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना अपन का, A2। ठीक है, और इस तरीके से अपन का क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है।
और इस वाले सेक्शन में जो फ्लूइड की स्पीड है वो कितनी है v1, तो ये अपन का फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कितनी है अपन की रो, और यहाँ पर जो अपन का फ्लूइड इस वाले सेक्शन से बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है v2, ये आपको पता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन क्या होती है, पहले तो इसके बारे में एक दो बातें लिख लो। लिखो। देखो, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा लिख लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो ये किसके लिए अपन का, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। देखो, अपन इस पूरे टॉपिक में जो भी पढ़ने वाले हो सब किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए पढ़ने वाले हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है रो कैसी है अपन की, कांस्टेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लो, द क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड, द क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड per second is constant. The quantity of fluid per second is constant for all cross section of pipe, for all cross section of pipe। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या देखो, कि पर सेकंड जो क्वांटिटी फ्लो हो रही है अपन के पाइप के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से वो कैसी अपन की कांस्टेंट। माना कि इसको मैंने क्या बोल दिया 1 और इसको मैंने क्या बोल दिया 2। तो 1 से पर सेकंड जो अपन का लिक्विड फ्लो कर रहा है वो, और 2 से जो पर सेकंड अपन का लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या अपन का कांस्टेंट। ये जो मैंने ऊपर डॉट लगाई है ये पर सेकंड को बता रहा है, किसको बता रहा है, पर सेकंड को, कि ये वाला मास क्रॉस सेक्शन 1 पर कैसा पर सेकंड, और ये वाला मास क्रॉस सेक्शन 1 पर कैसा पर सेकंड। और इसी को अपन बोल रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अब बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पर सेकंड जो मास होता है वो कितना होता है, रो ए बी। तो रो क्रॉस सेक्शन 1 पर निकाल रहे हैं तो A1 इंटू कितना B1, ऐसे रो A2 इंटू बी। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब यहाँ पर जितनी डेंसिटी है उतनी यहाँ पर है, तो डेंसिटी तो कैसी है, कांस्टेंट। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, A1 B1 बराबर कितना, A2 B2। तो ये जो अपन की इक्वेशन आ रही है ना, इसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यही कौन सी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब क्रॉस सेक्शन 1 पर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस सेक्शन 2 पर ए और बी के मल्टीप्लीकेशन के कैसे होगा अपन का, इक्वल। ठीक है। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो ये किसके लिए लिखा है मैंने, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। अच्छा, कंप्रेसिबल फ्लो की बात होती है तो बताओ डेंसिटी अपन की कांस्टेंट होती क्या, नहीं होती। तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए यदि लिखूं तो देखो, यही फॉर्मूला यदि मैं कंप्रेसिबल फ्लो के लिए लिखूं, वैसे अपन का काम आने वाला नहीं है, अपन को तो सिर्फ किसके लिए लिखना है, इनकम्प्रेसिबल के लिए, फिर भी आपको आना चाहिए। देखो, फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, बताओ कंप्रेसिबल फ्लो के लिए क्या हो जाएगा अपन का, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो टू ए टू बी टू। क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लो के लिए रो कांस्टेंट होता है क्या, नहीं होता। जबकि इनकम्प्रेसिबल के लिए रो कैसा होता है अपन का, कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है इसको अपन बोल रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। तो स्टूडेंट, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन की कंप्लीट हुई, इस पर अपन को अब कुछ क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब क्या है, पर सेकंड पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी अपन का फ्लूइड का मास निकल रहा है वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक अपन का बर्नौली इक्वेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी खूब सारे अपन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जिस तरीके से कंटिन्यूटी इक्वेशन थी ऐसे अपन की कौन सी वाली इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड थी, और सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर थी, कंजर्वेशन ऑफ मास पर। और बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो होती है एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड। तो लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन
इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अगला पॉइंट लिखो इसमें, बर्नौली इक्वेशन रिलेटेड, बर्नौली इक्वेशन रिलेटेड द स्पीड ऑफ ए फ्लूइड, बर्नौली इक्वेशन रिलेट्स the speed of a fluid at a point in pipe, comma the pressure at that point, and the height of that point above a reference level। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो किस किस के बीच में रिलेशन बता रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड की स्पीड, ठीक है, उस पॉइंट पर प्रेशर, और उस पॉइंट की किसी रेफरेंस लेवल से हाइट में क्या बता रही है, रिलेशन। ठीक है, तो देखिए बर्नौली इक्वेशन का मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन निकाल के कैसे बर्नौली इक्वेशन आती है, तो आप लोग देखें। देखिए माना कि ये कंडीशन आपको देके रखी है, इस तरीके का कोई अपन का पाइप है, देखो इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने पढ़ी है मैकेनिक्स में, उससे अपन इसको क्या है बर्नौली इक्वेशन को निकालते हैं। पर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, अपन के काम की बात कौन सी है, रिजल्ट। तो इस तरीके का अपन का पाइप है ये, इधर जो पाइप है यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A1, और इस वाले सिरे पर क्रॉस सेक्शन एरिया माना है कितना A2। ठीक है, और इस वाली जगह पर जो प्रेशर है अपन का, इस वाले पॉइंट 1 पर, यहाँ पर प्रेशर कितना है P1, और लिक्विड जो फ्लो कर रहा है इसमें कौन सा अपन का बहता हुआ लिक्विड है, ठीक है, कौन सा है, डायनेमिक लिक्विड है, यहाँ पे बहता हुआ लिक्विड है इसमें। तो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है इस वाली जगह पर, V1। ठीक है, और ये मैंने कोई रेफरेंस लाइन मानी है, तो इस वाली जगह की रेफरेंस लाइन से जो हाइट आपको दे के रखी है कितनी, Z1। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको प्रेशर पता है, स्पीड पता है, और रेफरेंस लाइन से आपको क्या पता है, हाइट। और ये मुझे पता है स्टूडेंट कि अपन को बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो किस किस के बीच में रिलेशन बताती है, वो हमेशा अपन को रिलेशन बताती है स्पीड, प्रेशर, और जो रेफरेंस लाइन है उसके, उससे पॉइंट की हाइट के बीच में क्या बताती है, रिलेशन बताती है। तो अपन इसमें करते क्या है, बताओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन यदि मैं लगाऊं, बताओ इसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो क्या हो जाएगी अपन की, A1 B1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 B2। ये तो क्या हो गया अपन की कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि टी टाइम पर, माना कि इस वाली जगह पर अपन का कोई फ्लूइड पार्टिकल है, तो डी टी टाइम पर वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस वाली जगह पर। ऐसे ही यहाँ जो टी टाइम पर यहाँ पर है, वो डी टी टाइम में कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर। मतलब डी टी टाइम में जो चेंज आया वो कौन सा आया, ये वाला। पर मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक के रीजन में कोई अपन का चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर जितना मास अपन का लिक्विड का इधर शिफ्ट हुआ है, वही सेम मास, उतना ही मास किधर शिफ्ट हुआ होगा, इधर शिफ्ट हुआ होगा, तब जाके अपन की क्या है, ये वाली कंडीशन बनी होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये मास यदि शिफ्ट हो रहा है तो खुद खुद से तो नहीं हो रहा, कोई कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, मास शिफ्ट हो रहा है। तो वहां से अपन ने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, उस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी में चेंज है वो निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब अपन को करने से कोई मतलब नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो प्रेशर, स्पीड और हाइट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो देखो ये अपन लिख रहे हैं। तो पॉइंट 1 पर तो प्रेशर कितना है, P1। अच्छा, स्पीड जो होती है, स्पीड का रिलेशन अपन क्या लेते हैं, 1/2 रो इंटू कितना, V1 स्क्वायर। एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, तो एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। प्लस ये कितना हो जाएगा अपन का, ρgh1। तो ये हाइट हो गई, ये तो पॉइंट 1 पर हो गया। ठीक है, पॉइंट 2 पर क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस कितना, ρgh2। तो ये अपन ने एनर्जी की कंडीशन में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर मैंने क्या, बर्नौली इक्वेशन लिख दी। या फिर आप इसको और अच्छे से याद करना चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ वो याद करो, P/ρg प्लस B स्क्वायर अपॉन कितना 2G प्लस कितना Z।
ये जो चीज़ होती है ये हमेशा पाइप फ्लो के लिए कैसी होती है, कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है इसी को अपन बोलते हैं क्या, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है अपन की, इस वाली जगह पर प्रेशर अपॉन रो जी, रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, प्लस इस वाली जगह पर अपन की स्पीड का स्क्वायर अपॉन कितना 2g, प्लस है इस वाली जगह की रेफरेंस लाइन से क्या हाइट है, ठीक है। इनका एडिशन सबका कैसा रहता है अपन का, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, बर्नौली इक्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसका ये इक्वेशन निकालने का लंबा चौड़ा तरीका होता है, ठीक है। अपन के वो बातें कोई काम की नहीं है। फाइनली अपन को तो क्या करना है कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या वो अपन को पता होना चाहिए, तो आपको ये याद करनी है अल्टीमेटली। तो बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड। पी क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी, बी क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन की लिक्विड की स्पीड है, और जेड क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की रेफरेंस लाइन से क्या अपन की हाइट। तो पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब इसमें आप लोग लिख लीजिए, लिख लेना, पी अपॉन रो जी जो होता है अपन का उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रेशर हेड। लिख लो इसको, ये क्या होता है अपन का, प्रेशर हेड। और प्रेशर एनर्जी, या फिर और क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ऐसे ही ये जो अपन का बी स्क्वायर अपॉन 2g जो है इसको भी लिख लेना, इसको बोलते हैं अपन काइनेटिक हेड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, काइनेटिक हेड, या फिर और क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। और जेड को अपन बोलते हैं स्टैटिक हेड, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, डेटम हेड। क्या बोलते हैं, डेटम हेड, या फिर और क्या बोलते हैं इसको लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन ये होती है। बर्नौली इक्वेशन लगाने से पहले अपन को क्या मानना होता है, रेफरेंस लाइन माननी होती है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट लेते हैं, उन पर मुझे प्रेशर, स्पीड और ये सब अपन को क्या कैलकुलेट करके, और ये इन तीनों का एडिशन मुझे क्या करना होता है, कांस्टेंट। मतलब इस वाले पॉइंट पर ये तीनों चीज का एडिशन बराबर, इस वाले पॉइंट पर इन तीनों चीज का एडिशन कैसा रहता है अपन का, कांस्टेंट, ठीक है। पी अपॉन रो जी को क्या बोलते हैं मैंने बता दिया, बी स्क्वायर अपॉन 2g को क्या बोलते हैं, और जेड को क्या बोलते हैं, डेटम हेड, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। तो ये अपन की क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन हो गई कंप्लीट स्टूडेंट, और कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। अब जो अपन को करना है स्टूडेंट, वो करना है अपन को इन पर क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो एक बार इनको आप अच्छे से करें। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, a1 b1 बराबर क्या है, a2 b2, ठीक है। A1 क्या है, पाइप के किसी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया, B1 क्या है, स्पीड। वहां से मैंने मास भी निकाला था, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल यदि है तो अपन क्या, डेंसिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो ए बी बराबर क्या होता है अपन का, कांस्टेंट। उसके लिए रो ए बी को क्या बोलते हैं अपन, मास पर सेकंड। बर्नौली इक्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड थी। ऐसी कोई चीज है, ये मैंने कोई रेफरेंस लाइन मान ली, तो यहाँ पे पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड का एडिशन, और इस वाली जगह पर पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड का एडिशन कैसा रहेगा अपन का, इक्वल, ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छे से एक बार याद रखें, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या, ये सब आप अच्छे से याद रखें। कल के लेक्चर में जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, 8949851871। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन लेक्चर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।